relative motion क्या है? Relative motion is a concept that describes the motion of an object in relation to another observer or frame of reference. This viewpoint recognizes that motion is an absolute but depends on the observer point of view. Basically इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि relative motion का मतलब क्या होता है. relative motion का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो उसका जो मोशन है वो दूसरी गाड़ी के मोशन के लिहाज से कैसा है, यानी दोनों के मोशन को आपस में कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. रिलेटिव मोशन इस चीज़ को कहते हैं कि दोनों गाड़ियों का, फॉर एग्जांपल दो गाड़ियां आपस में ट्रैवल कर रही हैं एक ही रोड पे, तो दोनों का मोशन एक दूसरे से किस तरीके से मुख्तलिफ है और किस तरीके से सेम है, ये कैसे रिलेट करते हैं इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक पर्टिकुलर एरिया में. उस मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन. ठीक है जी. यानी एक दूसरे के लिहाज से दोनों गाड़ियों के मोशन किस तरीके से हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं. अब आप लोगों तक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी. ओके. इसके बाद रिलेटिव मोशन सेम डायरेक्शन में भी है और रिलेटिव मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है. पहली एग्जांपल है इन सेम डायरेक्शन. सही. When two objects are moving in the same direction, their relative motion involves the difference in their velocities. The relative velocity is the velocity of one object as seen from the perspective of the other. The formula for relative velocity when the objects move in the same direction is given by. अच्छा, जब फॉर एग्जाम्पल ये केस है, ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ब्लैक बॉक्स मैंने बनाया है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, इसके अंदर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन है और इसके अंदर एक अदर टाइम क्लॉक है, क्योंकि एक टाइम क्लॉक के हिसाब से ही गाड़ियाँ आप ड्राइव करके आगे जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. ठीक है. अब हो ये रहा है कि इस केस के अंदर एक रोड है, ये गाड़ी आगे है एंड ये गाड़ी पीछे है. ये एक गाड़ी एक दूसरे के पीछे चल रही हैं. अगर हम इन दोनों का रिलेटिव मोशन देखें, बिकॉज रिलेटिव मोशन वो मोशन है जो एक दूसरे की मोशन को कंपेयर करके जो मोशन ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज़ रिलेटिव मोशन. ठीक है. इन दोनों के मोशन को अगर हम देखें तो पीछे वाली जो गाड़ी है वो ये ऑब्जर्व करेगी कि आगे वाली गाड़ी उससे आगे जा रही है और आगे वाली गाड़ी ये ऑब्जर्व करेगी कि जो पीछे गाड़ी है वो इससे पीछे जा रही है. ये इनका रिलेटिव मोशन है. ओके. अब जब हमें दोनों, यानी ये गाड़ी और ये गाड़ी, दोनों के हिसाब से अगर हमें एक रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि इस गाड़ी के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी है एंड इस गाड़ी के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. बिकॉज इसके हिसाब से ये पीछे है और इसके हिसाब से ये आगे है. अब ये कितना आगे है और ये कितना पीछे है, बेसिकली ये हमें पता लगेगा जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालेंगे. और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आप सिंपली V1 में से V2 माइनस कर दें. यानी जो गाड़ी आगे है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, बिकॉज ये गाड़ी आगे है इसका मतलब है इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड में से जो गाड़ी की स्पीड कम है उसको माइनस कर दें तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा. ठीक है जी. यानी 5, यानी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके थ्रू मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ.
अगली बात, मोमेंटम के केस के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटीज़ को माइनस करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में भी हमने यही करना है कि सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ हैं, इफ़ दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है, तो हम हमेशा ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी ज़्यादा स्पीड को कम स्पीड में से माइनस कर देंगे एंड हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। यानी ये गाड़ी इससे कितनी स्पीड ज़्यादा रखती है एंड ये गाड़ी इससे कितनी स्पीड कम रखती है, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है, कंसीडर टू कार्स A and B moving on a straight road. If car A has a velocity of 20 meter per second and car B has a velocity of 15 meter per second in the same direction, the relative velocity of car B as observed from car A is 5 meter per second. ठीक है जी। इसको आपने किस तरीके से समझना है। इस गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है एंड इस गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। अब ये दोनों मोशन के अंदर हैं, सही है। जब ये दोनों मोशन के अंदर हैं तो इस वाली गाड़ी को ये नहीं पता लगेगा, इसके अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। उसको ये आइडिया हुआ कि मेरी इस गाड़ी की जो स्पीड है उससे थोड़ी ज़्यादा अगली गाड़ी की स्पीड है। रिलेटिव मोशन अगर हम कंपेयर करें, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या कि एक गाड़ी के मोशन को दूसरे गाड़ी के मोशन से अगर कंपेयर किया जाए तो जो मोशन हमें ऑब्जर्व करते हैं हम, दैट इज रिलेटिव मोशन। अब ये गाड़ी क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रही है एंड ये गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रही है, दोनों ट्रैवल कर रही हैं एंड दोनों के पास स्पीड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कि इस गाड़ी के ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, वो निकालने के लिए हमें 20 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन के अंदर जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। ये 5 मीटर पर सेकेंड हमें बता ये रही है कि कार बी के हिसाब से कार ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। ठीक है जी। अब अगली बात कि जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो दो टाइप की, यानी रिलेटिव मोशन दो केस के अंदर हो सकता है, एक सेम डायरेक्शन में और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आपने जब सेम डायरेक्शन वाला केस समझ लिया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस आपको और खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। When two objects are moving in opposite direction, their relative motion involves the sum of their velocities. The formula for relative velocity when the objects move in opposite direction is given by this. इसको डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Consider same two cars A and B but this time moving in opposite direction. Let's say car A is traveling at 80 meter per second and car B is now approaching at 50 meter per second. For a passenger on a car A and car B appears to moving towards them at relative velocity. ये कार A है एंड ये कार B है। कार A की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है एंड कार B की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जब दो कार्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हैं
एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। अब दोनों की डायरेक्शन ये नहीं है, बल्कि एक की डायरेक्शन ये है एंड एक की डायरेक्शन ये है। जब दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंस नहीं लेना होगा, बल्कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दोनों का सम लेना होगा। यानी हमें 80 + 50 करना पड़ेगा, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी 130 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इस गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी की स्पीड 130 मीटर पर सेकेंड है एंड इस गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी की स्पीड 130 मीटर पर सेकेंड है, बिकॉज हम रिलेटिव मोशन को देख रहे हैं। इसके हिसाब से इसकी स्पीड एंड इसके हिसाब से इसकी स्पीड, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन के दो केसेस हैं, एक है सेम डायरेक्शन का केस एंड एक है ऑपोजिट डायरेक्शन का केस, ठीक है जी। आई होप सो ये वाली बात आपको क्लियर आउट हो गई होगी कि जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने करना है सब्ट्रैक्ट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने करना है ऐड। एज सिंपल एज दैट, इसके अंदर और कोई लॉजिक नहीं है। अब आ जाते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर। बेसिकली देयर आर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया इज बेसिकली ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू मोशन। बेसिकली किसी भी मोशन को अगर हमें रोकना है तो उस रोकने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है वो फ्रेम जिसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 होती है और वो फ्रेम में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ। अगली बात, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ कांस्टेंट मोशन। ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर एक कांस्टेंट मोशन हो रहा होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर नॉन इनर्शियल का मतलब है कि इनर्शियल फोर्स एक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि जब इनर्शियल फोर्स एक्ट नहीं करेंगी तो रेजिस्टेंस टू मोशन नहीं होगा, एंड जब रेजिस्टेंस टू मोशन नहीं होगी तो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेटिंग मोशन होते हैं, जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होती। इसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होते हैं और वो स्ट्रेट लाइंस और कांस्टेंट वेलोसिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जेक्ट्स में अपेयर टू एक्सेलरेट और एक्सपीरियंस फ्रिक्शियस फोर्सेस। तो बेसिकली इन शॉर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगली बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट until an external force is applied, या an object remains in motion until an external force is applied। यानी जब तक आप एक ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पर है उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो मोशन में नहीं जाएगा, एंड जब तक आप एक मोशन में ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो रेस्ट पर नहीं जाएगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता।
एंड उसकी क्या रीज़न है हमने आगे जाके इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अभी के लिए आपने फ़िलहाल ये बात दिमाग में रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट नहीं या वैलिड नहीं है। और वो क्यों है? बिकॉज एक्सीलरेटिंग मोशन जब भी होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ उधर वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगली बात, अपीयरेंसेस ऑफ फोर्स कैसी हैं? अपीयरेंसेस ऑफ फोर्स, रियल फोर्सेस आर ऑब्जर्व्ड एंड कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो आप इसके अंदर जो फोर्सेस हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर, उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर जो फोर्सेस हैं, दोज आर फिक्शियस फोर्सेस। फिक्शियस फोर्सेस का मतलब है कि वो रियल फोर्सेस नहीं होती हैं, वो फिक्शियस फोर्सेस होती हैं, यानी फेक फोर्सेस होती हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कॉरियोलिस फोर्स आती है। एंड ये अपेयर क्यों करती हैं? ये अपेयर करती हैं ड्यू टू दी एक्सेलरेशन फ्रेम। इसके बारे में आगे चल के चैप्टर के अंदर हमने क्लियरली बात करनी है कि रियल फोर्सेस एंड फिक्शियस फोर्सेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। फिलहाल आपने ये वाली बात याद रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। अगली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू इन दिस फ्रेम। इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशंस या एडिशनल एडिटिंग करनी पड़ेंगी या उस इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जब जाके वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होंगी। ठीक है, अब हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों की एग्जांपल्स क्या हैं। अ पर्सन इनसाइड अ मूविंग ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। यानी अगर एक बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और एक बंदा आसमान से स्काई डाइव कर रहा है, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल है। बिकॉज दोनों के अंदर जो ट्रेन की स्पीड है वो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं होती है, एक कांस्टेंट मोशन होता है। एंड ऊपर से जो स्काई डाइवर गिर रहा है वो भी कांस्टेंट मोशन के हिसाब से गिरेगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अ पर्सन इनसाइड अ स्पिनिंग कैरोसेल, एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर जो एग्जांपल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन की। बिकॉज सर्कुलर मोशन की एग्जांपल के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एंड सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती एंड ना ही वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये हमें बात पता है। अब एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन जो इनर्शियल फ्रेम है उसकी कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। एनालाइजिंग ऑफ मोशन एंड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, ट्रेन का मोशन किस तरीके से है, उसको एनालाइज करने के लिए हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें फिनोमिनाज लाइक रोटेटिंग सिस्टम, जनरल रिलेटिविटी एंड इस के रिलेटेड फिनोमिनाज के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं।
एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस यूज़ करने के लिए हमें मेक श्योर करना होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशंस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन तमाम इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इन टर्म्स टू मेक इट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई होप सो कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अगर हम इनर्शियल वर्ड का मतलब ही समझ लें तो हमें दोनों फ्रेम के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। इनर्शियल बेसिकली इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज बेसिकली अ फिनोमिना या इट इज़ बेसिकली अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन। ठीक है, यानी किसी भी मोशन को होने से रोकने के लिए जो फिनोमिना है, जो फोर्स है, दैट इज बेसिकली इनर्शिया। सही है। अब जब इनर्शिया का फिनोमिना हो रहा है, इनर्शियल फ्रेम है, तो आपके पास एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ही होगी, बिकॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एंड अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकती। एंड सिर्फ इनर्शियल के आगे अगर हम नॉन लगा दें, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एंड अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। एंड जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हमें पता है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ जब यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। बट एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ज़ीरो है ही नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते, वो वैलिड ही नहीं है एक्सेलरेटिंग मोशन होने की वजह से। ठीक है जी, आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार, जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, जो काम की चीज़ें वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम्फी है। एंड उसके अलावा MK DKED की बैचेस चल रही हैं, आप फिज़िक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिज़िक्स का ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है आपके लिए। फिज़िक्स का ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आप कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गया, फिर 1 दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गया, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।